हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 27 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में पढ़ते हैं और साथ ही हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम प्रेजेंट डे की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इन दिस इज सर छोटू राम जी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 24 नवंबर। 24 नवंबर को सर छोटू राम जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है क्योंकि इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था और इनको फार्मर्स के लिए बहुत काम किया था इन्होंने, उसके लिए इनको जाना जाता है। साथ ही नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये को फाउंडर थे। तो इनसे जुड़ी ये जो पार्टी है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, इसके ये को फाउंडर थे। नेक्स्ट इज पीएम ऑनर्स एंड प्रेसेस लचित बोरफुकन ऑन लचित दिवस। तो लचित दिवस जो है ये हर वर्ष असम में मनाया जाता है, ठीक है। ये असम में मनाया जाता है और इस दिवस पर उन्होंने लचित बोरफुकन का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, जो उनका लीडरशिप रोल था बैटल ऑफ सराय घाट में 1671 के सराय घाट के युद्ध में, तो उसको यहाँ पर उन्होंने प्रेज किया प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट इज चाइना विल इम्प्लीमेंट G20 डेट रिलीफ इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कहा है कि ये अदर G20 कंट्रीज़ के साथ काम करेगा ताकि G20 डेट रिलीफ इनिशिएटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, यानी कि ऋण राहत पहल को लागू कर सके। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की जो कॉन्फ्रेंस है, जो सम्मेलन है, उसका उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन था और ये कंक्लूड हुआ है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट इज 7 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। और ये जो 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं हैं, इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का एक योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसका एक पार्ट है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम, उसके अंतर्गत अप्रूव किया गया है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज रीइन्वेस्ट 2020 विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन November 26। तो 26 नवंबर को रीइन्वेस्ट 2020 जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। रीइन्वेस्ट क्या है? ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो है। नेक्स्ट इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, सहकार प्रज्ञा पहल जो है ये शुरू की है। और इसमें क्या होगा कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको ट्रेन किया जाएगा एंड इसके लिए 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और रीजनल सेंटर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। और ये NCDC के एक इनिशिएटिव है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट इज ग्रेग बार्कले इलेक्टेड एज ICC's न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन। तो ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को चुना गया है। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट पासेस प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020। तो यूपी सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई शादी करने से पहले धर्म परिवर्तन करना चाहता है और फिर शादी करना चाहता है तो उनको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 2 महीने पहले परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन नहीं लेते हैं तो उनको 6 महीने से 3 साल तक की सज़ा होगी और 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी का कन्वर्जन किया गया है, किसी वुमेन का जो माइनर या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और जो एक्यूज्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो ये कन्वर्जन हुआ है ये जबरन नहीं है, ठीक है, या फिर ये सिर्फ शादी के लिए नहीं किया गया है, तो उस केस में उनके लिए अलग अलग जो है सेंटेंसेस डिफाइंड हैं। नेक्स्ट इज इंडिया टू बिल्ड शहतूत डैम इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो भारत का प्लान है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड,
तो उसमें इंडिया ने कहा है कि वो शहतूत डैम को बिल्ड करेगा ताकि जो काबुल के रहने वाले लोग हैं उन तक साफ पानी और स्वच्छ पानी जो है उसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट ट्रैकर फॉर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू बी बिकम अवेलेबल फॉर यूज ऑन 27 नवंबर। तो आज जो है चेहरे की पहचान के लिए भारत का पहला ट्रैकर प्रणाली उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट इज 10th एडिशन ऑफ 4 day लॉन्ग नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड वर्चुअली। तो 4 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण वर्चुअली शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये 27 नवंबर तक चलेगा। इसको विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। चलिए हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं, ये हमने रिविजन किया था। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 26। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत का जो संविधान है उसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जो संविधान है वो इफेक्ट में कब आया था, वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इट इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू पे ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हमारे संविधान के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसलिए भी ये मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें जो प्रावधान है कुछ कुछ वो विभिन्न देशों से लिए गए हैं, जो अच्छे इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2 years 11 months एंड 17 days। जो फीचर्स बोरो किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में। इसमें 2 साल 11 महीने 17 दिन में ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें टोटल 22 पार्ट्स हैं, करेंटली 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं और एक प्रीएम्बल है। इसको ओरिजिनली प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने राइट किया था एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के पिता अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में अन्य सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। हर साल डैश पर संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 दिसंबर एंड 24 जून। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 26 नवंबर, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है एंड उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट इज PM अनवील्स अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है जिसको कृपाल सिंह जी ने लिखा है। श्री गुरु नानक देव की हम बात करें तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तालवंडी पाकिस्तान में हुआ था। वो सिखिज्म के फाउंडर थे और पहले सिख गुरु थे। ही हैड स्टार्टेड राइटिंग द गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखना शुरू किया था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। So question is, recently a book has been released by the Prime Minister. It is written by Dash. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है, ये डैश द्वारा लिखा गया है। कृपाल सिंह, हरिपाल सिंह, अमरिंदर सिंह एंड पलविंदर सिंह। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने लिखी है बुक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन है, दैट इज कृपाल सिंह। Next is Union Cabinet approved MOU for cooperation among BRICS nation in the field of physical culture and sport. ब्रिक्स देशों के बीच भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है।
It will help in enhancing the knowledge of BRICS countries in the area of sports science, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कोचिंग टेक्निक्स एट्सेट्रा। तो ब्रिक्स देशों को खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञान मिलेगा। इट विल बी अवेलेबल टू ऑल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो ये सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है मेंबर कंट्रीज के, ब्रिक्स देशों के, उन सबको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन तक उनका अनुरूप बनाने के लिए ये स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बेहतर करेगा, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। ब्रिक्स की हम बात करें तो 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ का ये समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ये 2001 में शुरू हुआ था एज अ ब्रिक, और ये जो ब्रिक टर्म है ये गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, एंड लेटर साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हो गया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। 12th ब्रिक्स समिट जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुआ था नवंबर 17 में, एंड जो 13th ब्रिक्स समिट है उसको इंडिया होस्ट करेगा। इट अकाउंट्स फॉर 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 23% ऑफ GDP, 30% ऑफ द टेरिटरी एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो ये 42% आबादी, 23% GDP, 30% क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। The question is, recently MOU has been approved by the cabinet for cooperation among dash in the field of physical culture and sport। हाल ही में भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में डैश के बीच सहयोग के लिए एक MOU को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। सार्क कंट्रीज, ब्रिक कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एंड बिम्स्टेक कंट्रीज। So the correct answer for this will be option B, that is BRICS countries. Next is Nyay Bandhu app iOS version launched and now it will be available on the उमंग प्लेटफॉर्म। तो अभी संविधान दिवस पर सरकार ने जो न्याय बंधु ऐप है उसका iOS वर्जन लॉन्च किया है और अब वो फैसिलिटी उमंग ऐप पर अवेलेबल होगी। उमंग प्लेटफॉर्म वुड हेल्प इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल बेस्ड लीगल सर्विस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब इस मोबाइल आधारित कानूनी सेवा को जो है भारतीय नागरिक लाभ उठा सकते हैं, इसका उस तक पहुंच सुनिश्चित हो गई है। न्याय बंधु ऐप की हम बात करें तो ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा लॉन्च किया गया था। दिस वाज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन कोलैबोरेशन विद CSE ई-गवर्नेंस सर्विसेज। तो ये CSE ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सहयोग से न्याय विभाग द्वारा विकसित किया गया था। आर्टिकल 39A जो है वो कहता है कि प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो संविधान का अनुच्छेद 39A है, इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, जिसमें कहते हैं कि समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द बेनिफिशरीज विद द एडवोकेट्स who are willing to volunteer their time in providing legal services। तो ये लाभार्थियों को उन अधिवक्ताओं से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है, उन जो वकील हैं उनसे जुड़ने का जो एक मंच प्रदान करता है, जो कानूनी सेवाएं प्रदान करने में अपना समय जो है अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार है। उमंग ऐप की हम बात करें तो हमने कल ही पढ़ा था कि उमंग ऐप का जो 3 साल है वो पूरे हो गए हैं और 3rd एनिवर्सरी पे इसका इंटरनेशनल वर्जन भी लॉन्च किया गया है। इसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया और इसका मेन एम यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं मेजर, उनको प्रोवाइड किया जाए सिटीजन्स को सिंपल और एफर्टलेस मैनर में। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्याय बंधु ऐप। न्याय बंधु ऐप के बारे में कौन सा कथन सही है? इट वॉज लॉन्च इन 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसे 2019 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नाउ इट विल बी अवेलेबल ऑन उमंग प्लेटफॉर्म। अब ये उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. So the correct answer for this is option C, that is both 1 and 2. Next is a Platinum Partner Award conferred to EPFO for highest transactions on Umang ऐप। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उमंग ऐप पर उच्चतम लेन देन के लिए प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसने 25 लाख से भी ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शंस किए हैं
On the third anniversary of Umang app, the government has been giving the Umang Awards to the Department of Center and States based on the transaction in the last 6 months. तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि उमंग ऐप की तीसरी वर्षगांठ जो है इसको मनाया गया और इसी दिन पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो सेंटर और स्टेट के हैं उनको उमंग अवार्ड से सम्मानित किया गया बेस्ड ऑन कि उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कितना ट्रांजैक्शन किया है. EPFO has launched its service on Umang platform to easily availability its service to the economically weaker sections, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन तक जो ऐप की जो भी सर्विसेज हैं EPFO की वो सही से पहुंच सके. इस पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था. EPFO मेंबर्स कैन यूज 19 सर्विसेज ऑन द उमंग ऐप. EPFO के सदस्य उमंग ऐप पर 19 सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. It enables the EPFO members to use the service in a hassle-free manner from the country's remotest location. तो ये EPFO सदस्य को दूर दराज के क्षेत्रों में भी अगर वो है तो वहाँ से भी वो हैसल फ्री मैनर में बिना किसी परेशानी के वो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं. EPFO has shifted its services from e-governance to m-governance. तो EPFO ने अपनी सेवाओं को e-governance से m-governance में स्थानांतरित कर दिया है. EPFO की हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक निकाय है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है. द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है दुनिया का. इट हेल्प्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड द इंश्योरेंस स्कीम फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पीएफ योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी मंडल की ये मदद करता है. So the question is, which among the following has received the Platinum Partner Award for highest transactions on Umang app? निम्नलिखित में से किसने उमंग ऐप पर उच्चतम लेन देन के लिए प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार प्राप्त किया है? ONGC, DRDO, LIC and EPFO. So the correct answer is option D, that is EPFO. नेक्स्ट इज नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स और गरिमा गृह, इन दोनों को ही यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. गरिमा गृह जो है ये एक शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए. जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर प्रोवाइडिंग ई सर्विसेज फॉर अप्लाइंग सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड टू ट्रांसजेंडर पर्सन. तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की ई सेवा उपलब्ध कराएगा. इट विल प्रोवाइड आई कार्ड एंड सर्टिफिकेट टू ट्रांसजेंडर विदाउट एनी फिजिकल विजिट ऑन टाइम. तो उनको पर्सनली नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही उनको आई कार्ड और सर्टिफिकेट मिल जाएगा. इट इज डेवलप्ड इन 2 months आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संरक्षण अधिकार नियम 2020 की अधिसूचना के 2 महीने बाद इसे विकसित किया गया है. ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ये लीगली एनफोर्स हुआ था 10 जनवरी 2020 को. एंड इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके समुदाय का कल्याण जो है वो किया जा सके. इसी के लिए इसको लागू किया गया. इट अलाउज पर्सन टू सेल्फ परसीव देयर जेंडर आइडेंटिटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के लिए व्यक्तियों को उसकी लिंग पहचान को स्वघोषित करने की अनुमति देता है. गरिमा गृह की हम बात करें तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए शेल्टर होम खोला गया है वडोदरा गुजरात में और लक्ष्य ट्रस्ट जो है इसको चलाएगा. इट विल शेल्टर ट्रांसजेंडर विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज सच एज शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एटसेट्रा. तो यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होंगी. इट इज सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बाय इंडियाज गवर्नमेंट. तो भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह की योजना के तहत इसे स्थापित किया गया है. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू ट्रांसजेंडर्स फॉर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ. तो इसके साथ साथ यहाँ पर इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो एक गरिमापूर्ण जिंदगी जो है वो जी सके.
सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इज लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग ई सर्विसेज टू ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडरों को ई सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। गरिमा गृह इज सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। गरिमा गृह को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह की योजना के तहत स्थापित किया गया है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स विल प्रोवाइड आई कार्ड एंड सर्टिफिकेट टू ट्रांसजेंडर विदाउट एनी फिजिकल विजिट। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसी भी भौतिक यात्रा के बिना ट्रांसजेंडर को आई कार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान करेगा एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज नीति आयोग ने एक रिपोर्ट इशू की है जिसका टाइटल है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया स्टेट्स एंड यूटीज। नीति आयोग ने कोविड-19 के न्यूनीकरण और प्रबंधन भारत के राज्यों और यूटी के कार्यों शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर कंटेनिंग एंड मैनेजिंग कोविड-19। तो जैसा कि रिपोर्ट का टाइटल है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या जो प्रैक्टिसेस हैं वो की गई बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ताकि इसको मैनेज किया जा सके कोविड-19 को। और इसमें स्टेट्स और यूटी से टेलीफोनिकली जो भी इंफॉर्मेशन मिली या फिर ईमेल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर ये तैयार की गई है। द रिपोर्ट इज अ कंपेंडियम और कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। ये 6 भागों में इसको बांटा गया है रिपोर्ट को। ये 6 भाग हैं: पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिस्पॉन्स, गवर्नेंस मैकेनिज्म, डिजिटल हेल्थ, इंटीग्रेटेड मॉडल, वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, अदर प्रैक्टिसेस। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक प्रतिक्रिया, शासन तंत्र, डिजिटल स्वास्थ्य एकीकृत मॉडल, प्रवासियों और अन्य कमजोर समूहों के कल्याण अन्य कार्य हैं। नीति आयोग की हम बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, फॉर्म हुआ था एंड इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इसने योजना आयोग की जगह ली थी। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। करेंटली वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत है। Question is, which of the following has issued a report titled as Mitigation and Management of COVID-19 Practices from India States and UTs? निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के न्यूनीकरण और प्रबंधन भारत के राज्यों और यूटीज के कार्यों शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड बोथ ए एंड सी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा इसको रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट इज अनदर रिपोर्ट वाज रिलीज बाय नीति आयोग, नीति आयोग 3rd प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान एंड ये 3री प्रोग्रेस रिपोर्ट है पोषण अभियान पर, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अभी भारत को और एफर्ट करने की ज़रूरत है, अपने एफर्ट को, अपने प्रयासों को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो सेंटर के न्यूट्रिशनल टारगेट हैं उनको मीट किया जा सके। तो अगर हम बात करें NFHS 4 की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की, जो 2016 में रिलीज हुआ था, इसके अकॉर्डिंग मोर देन 50% प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एनेमिक हैं, ठीक है। सो यानी कि उनमें आयरन की कमी है। 50% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो। द रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, व्हाट विल इट टेक। इसका शीर्षक है भारत में पोषण पर प्रगति को तेज करना, इसमें क्या लगेगा। द रिपोर्ट सेज दैट एम्फेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग कैन स्टॉप 60% ऑफ इंडियाज टोटल स्टंटिंग केसेस। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जो बच्चे हैं उनको पूरा आहार दिया जाए, स्तनपान पर जोर दिया जाए, तो 60% जो स्टंटिंग के मामले हैं भारत में उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो परफॉर्मेंस है स्टंटिंग के केस में वो बहुत ही बेकार है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो। सो इसमें हम देख सकते हैं कि NFHS 3 में जो 2005-6 का था, इसमें स्टंटिंग जो था वो 48% था एंड नाउ अभी रिड्यूस होकर 38.4% हो गया है। लेकिन जो टारगेट है उसको हिट कर अभी जो है अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
यहाँ पर और चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु वर वेस्टेड, तो जिनका वेट जो है वो वेट और हाइट का जो प्रोपोर्शन है वो सही नहीं होता, वो अंडर वेट रहते हैं या ओवर वेट होते हैं, तो ऐसे 21% लोग हैं। द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर सीवियरली वेस्टेड, इस ऐसे 77.5% है, एंड जो अंडर वेट हैं बच्चे वो 35.8% है। तो ये हम डेटा देख सकते हैं कि अभी जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है। The report says that India's target for stunting is lower than global target of 5% prevalence rate fixed by World Health Assembly. रिपोर्ट में कहा गया कि स्टंटिंग के लिए भारत का जो लक्ष्य है वो विश्व स्वास्थ्य असेंबली द्वारा निर्धारित 5% प्रसार दर के वैश्विक लक्ष्य से कम है। The report says that India's target of lowering prevalence levels of anemia among pregnant women and adolescent girls is also lower than WHA's target of halving prevalence levels. रिपोर्ट में कहा गया कि गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में जो एनीमिया के व्यापकता स्तर को कम करने का भारत का लक्ष्य भी व्यापकता के स्तर को आधा करने के WHO के लक्ष्य से कम है। India aims to reduce anemia among pregnant women from 50.3% in 2016 to 34.4% in 2022. भारत का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को 2016 में 50.3% से घटाकर 2022 में 34.4% और किशोरियों में 2016 में 52.9% से घटाकर ऑलमोस्ट 40% करना है। पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट्स 1 and 2 वर ऑन पोषण अभियान प्रिपेयर्डनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पोषण अभियान की जो पहली और दूसरी प्रगति रिपोर्ट थी वो राज्यों और केंद्र द्वारा पोषण अभियान की तैयारी और क्रियान्वयन पर थी। पोषण अभियान की हम बात करें तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसको पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से लॉन्च किया गया था 2018 में, एंड इट एम्स to improve the nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है। So the question is, नीति आयोग's report accelerating progress on nutrition in India, what will it take? is a dash progress report on पोषण अभियान। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत में पोषण पर प्रगति को तेज करना, इसमें क्या लगेगा? पोषण अभियान पर डैश प्रगति रिपोर्ट है, first, second, third and fourth. So the correct answer for this is option C, that is third. Next is India becomes fourth nation having a navigation system recognized by International Maritime Organization. भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। IMO has recognized India's regional navigation satellite as part of the worldwide radio navigation system. IMO ने जो भारत का रीजनल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। The Maritime Safety Committee approved the recognition of IMO during its recent meeting held from 4 November to 11 November 2020. इस मान्यता को IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने 4 से 11 नवंबर 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान मंजूरी दी है। US, Russia, China and other are 3 countries having a navigation system recognized by the IMO. अमेरिका, रूस और चीन 3 अन्य देश हैं जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है। इन देशों के नाम और नेविगेशन सिस्टम इस तरह से हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS आपने सुना भी है, ये US का है। देन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनस, दिस इज ऑफ रशिया, एंड बिडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये चाइना का है, और IRNSS भारत का है। दिस विल हेल्प इन नेविगेशन विद इन 1500 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बाउंड्री। IRNSS से जो है भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर के भीतर नेविगेशन में मदद करेगा। IRNSS विल प्रोवाइड अ पोजीशन एक्यूरेसी ऑफ ओवर 20 मीटर, ये 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता
प्रदान करेगा. इट विल प्रोवाइड स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस टू ऑल यूजर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज टू ऑथराइज्ड यूजर्स. ये सभी उपयोगकर्ताओं को स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सेवाएं प्रदान करेगा और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित सेवाएं प्रदान करेगा. IRNSS is also known as नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. इसको नाविक के रूप में भी जाना जाता है. इट करंटली कंप्राइजेस ऑफ 8 सैटेलाइट्स. इसमें करंटली जो है 8 उपग्रह हैं. ये इस तरह से हैं. IRNSS 1A इसको 2013 में लॉन्च किया गया था. 1B एंड 1C को 2014 में लॉन्च किया गया था. 1D को 2015 में लॉन्च किया गया था. देन 1E, 1F और 1G 2016 में लॉन्च हुए थे. 1H जो है ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा एंड IRNSS 1 जो है इसको 2018 अप्रैल में लॉन्च किया गया था. IMO की हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. इसके हेडक्वार्टर्स लंदन UK में है. दिस वॉज फॉर्म्ड ऑन March 17, 1948. इसका गठन 17 मार्च 1948 में हुआ था, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया था 1958 में किया था और पहली मीटिंग जो है इसकी 1959 में हुई थी. द नंबर ऑफ IMO मेंबर स्टेट्स करंटली इज 174. करंटली इसमें जो सदस्य हैं वो 174 हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं. और किटेक लिम जो है करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं. इट हैज़ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसकी IMO की 2 जिम्मेदारियां हैं. वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा. देन प्रिवेंशन ऑफ मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय शिप्स, जहाज़ों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम. सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशंस हैविंग नेविगेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय IMO. IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? US, रशिया, चाइना एंड इंडिया. US, रशिया, जापान एंड इंडिया. US, रशिया, फ्रांस एंड इंडिया. US, चाइना, जापान एंड इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज इसमें कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? US, चाइना, रशिया और भारत. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है ताकि महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा हो रही है, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके. ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ये इस वर्ष की थीम है. 16 days of activism against gender-based violence will be launched on International Day for Elimination of Violence Against Women 2020. तो इस दिन पर जो 16 दिन का एक एक्टिविज्म है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 पर 16 दिन का एक्टिविज्म डे जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इसको शुरू किया गया है. इसको 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा. 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है. UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड November 25 as the International Day for Elimination of Violence Against Women in 2000. 2000 में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था. November 25 was selected as International Day for Elimination of Violence Against Women to honor मीराबाई sisters. मीराबाई बहनों का सम्मान करने के लिए 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था. वे डोमिनिकन गणराज्य से राजनीतिक कार्यकर्ता थे और 1960 में ये मारी गई थी. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020. ऑरेंज योर नेबरहुड, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट. ऑरेंज द वर्ल्ड, हियर मी टू. ऑरेंज द वर्ल्ड, जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. जो इसकी थीम है इस वर्ष की वो ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट है. नेक्स्ट इज PM मोदी रिव्यूज प्रोजेक्ट्स थ्रू प्रगति प्लेटफॉर्म. PM मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजनाओं की समीक्षा की एंड ये प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. ये PM का 33rd इंटरैक्शन था थ्रू द प्रगति प्लेटफॉर्म और उन्होंने स्टेट्स को कहा दैट दे शुड डेवलप अ स्टेट एक्सपोर्ट
स्ट्रैटेजी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको राज्यों को कि राज्य निर्यात रणनीति विकसित करनी चाहिए। ड्यूरिंग द इंटरैक्शन द प्रोजेक्ट्स ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज वर रिव्यूड। अलग अलग मंत्रालय की जो प्रोजेक्ट्स थे उनको रिव्यू किया गया। द कॉस्ट ऑफ रिव्यूड प्रोजेक्ट्स वाज 1.41 लाख करोड़ रुपीस। तो जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी उनका टोटल कॉस्ट 1.41 लाख करोड़ रुपए था और ये 10 राज्यों से संबंधित थी। इसके अलावा जो कोविड-19 से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस थे या फिर जो पीएम आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस थे उनको भी लिया गया, शिकायतें उनसे संबंधित ली गई। प्रगति की हम बात करें तो ये आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो मार्च 25, 2015 में स्टार्ट किया गया था। दैट प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर सिटीजन्स ग्रीवेंसेस and the review of various programs and projects of the center and the state governments। मंच का इस्तेमाल नागरिकों की शिकायतों और केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजना की समीक्षा के लिए किया जाता है। So the question is, PM Modi recently reviewed projects of several ministries during dash interaction through प्रगति प्लेटफॉर्म। PM मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से डैश बातचीत के दौरान कई मंत्रालयों की परियोजनाओं की समीक्षा की। 31st, 32nd, 33rd एंड 34th। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 33rd। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सभी को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Thank you so much.